नमस्कार मित्रों। यदि आप जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा के अभिकर्ता के रूप में काम करने के लिए, एक एडवाइजर के रूप में काम करने के लिए IRDA या IC38 का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में के द्वारा आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में काफ़ी सहूलियत होगी। सबसे पहले बीमा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला जो शब्द है जोखिम, रिस्क, मैं उसकी बात करता हूं। जोखिम, रिस्क, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चांसेस ऑफ लॉस, क्षति की संभावना, नुकसान की संभावना को हम रिस्क कहते हैं। तो कोई बीमा कंपनी जहां पर भी आपको आर्थिक क्षति की संभावना है, ऐसी ऐसी संभावना का हम बीमा करवा सकते हैं। जैसे अपने जीवन से संबंधित अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, जब वो काम कर रहा होता है, उसके आगे एक लंबा करियर बचा होता है जिसमें उसे अपने बच्चों को एजुकेशन और बहुत सारी लाइबिलिटीज को पूरा अपने घर का ऋण देना होता है, ऋण का इंस्टॉलमेंट देना होता है, बच्चों के एजुकेशन को पे करना होता है। ऐसी स्थिति में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचती है। और मैंने आपको बताया, बीमा कंपनी उस तरह के जोखिम को उठाती है, उस तरह के जोखिम को कवर करती है जहां पर आर्थिक क्षति की संभावना हो। मृत्यु किसी के साथ भी हो सकती है, इसीलिए हम जीवन बीमा में जब एक अवधि बीमा, टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारे इस मृत्यता का, अचानक जो मृत्यु हो सकती है किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण या किसी बीमारी के कारण, तो इस मृत्यता का जोखिम एक जीवन बीमा कंपनी अपने अवधि बीमा या अन्य बंदोबस्ती बीमा के माध्यम से उठाती है और हमारे मानव जीवन मूल्य के बराबर। आप मानव जीवन मूल्य पे एक प्रश्न आता है कि मानव जीवन मूल्य का कॉइन किसने किया था, इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था। प्रोफेसर ह्यूबनर का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे मानव जीवन मूल्य के बराबर जितना हमारा जीवन में हम अर्न कर सकते हैं पैसा, उस वैल्यू के बराबर हमारा एक इंश्योरेंस होना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस में हमें पता है बहुत कम प्रीमियम में एक बहुत बड़ा बीमा धन हम ले सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से हम अपने मानव जीवन मूल्य की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और इतना बीमा ले सकते हैं ताकि अगर हमारा डेथ हो तो हमारी सारी लाइबिलिटीज को, चाहे वो गृह ऋण का इंस्टॉलमेंट हो या फिर हमारा घर मॉर्गेज हो या फिर बच्चों का एजुकेशन हो, सारी ज़रूरतों को वो टर्म इंश्योरेंस से मिली हुई रकम पूरा कर सकता है। तो ये जो जोखिम है, टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा कंपनी में जोखिम उठाती है किसी व्यक्ति के मृत्यता का। अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए तो हमारे जीवन से संबंधित दूसरा रिस्क है रुग्णता, रोग, मॉर्बिडिटी। पहले जो मैंने बात किया मॉर्टेलिटी की, समय से पहले अगर मृत्यु हो जाए। दूसरा है मॉर्बिडिटी यानी रुग्णता। अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है, ऐसी स्थिति में उस परिवार को एक बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ सकता है। तो आप जानते हैं, ऐसा कोई भी जोखिम किसे कहते हैं? नुकसान की संभावना। और बीमा किस तरह के जोखिम को कवर करती है? जहां पर आर्थिक नुकसान की संभावना, फाइनेंशियल लॉस की जहां भी पॉसिबिलिटी है, बीमा कंपनी उस तरह की जोखिम को कवर करती है। तो हमारे जीवन से संबंधित दूसरा जोखिम हमने देखा, अगर हम किसी बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो हमारे परिवार को, हमें खुद को एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हमारा जो प्रोफेशन है, वो जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो एक अच्छी रकम हमें बीमा कंपनी के द्वारा मिलती है। और एक जीवन बीमा कंपनी जो आपको स्वास्थ्य बीमा के द्वारा जो पैसा देती है, वो एक निश्चित पहले से तय किया हुआ रकम देती है, जिस हिसाब से आपने वहां मूल्य चुकाया हुआ है। क्योंकि फिर मैं इसे दोहराना चाहता हूं, ये प्रश्न परीक्षा में आता है। जीवन बीमा कंपनी एक मूल्य पर आधारित संविदा है। जितना आपने प्रीमियम दिया है उतना एक फिक्स्ड अमाउंट, तय अमाउंट आपके उस पॉलिसी में आपको बताया गया था, डिफाइन किया गया था कि अगर कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी में आपको इतना एक तय अमाउंट दिया जाएगा। तो हमारा खर्चा कुछ भी हो, अगर मैंने जीवन बीमा में स्वास्थ्य बीमा लिया है तो हमें, क्योंकि जीवन बीमा की संविदा मूल्य पर आधारित संविदा है, जितना मैंने प्रीमियम दिया है उसे उतना हमें पे करना है। उसके हिसाब से जो उन्होंने रिस्क कवर डिफाइन किया था शुरू में, पहले जो तय किया था, वो तय अमाउंट हमें देना है। तो वो तय अमाउंट हमें मिलता है, जिससे हम हर तरह की जरूरतों को अपने इलाज से रिलेटेड और ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि
अगर हमारा बीमारी की बात होती है तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी है, टाइप की पॉलिसी आप गैर जीवन बीमा कंपनी में भी करवा सकते हैं। तो स्वास्थ्य का जो बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो आप जीवन बीमा कंपनी में करवाएंगे। और मेडिक्लेम, ये भी एक तरह का बीमारी से रिलेटेड ही एक पॉलिसी है, लेकिन ये आप मेडिक्लेम पॉलिसी आप गैर जीवन बीमा कंपनी में भी ले सकते हैं। दोनों पॉलिसी में अंतर सिर्फ एक रहेगा, यदि आप गैर जीवन बीमा कंपनी से मेडिक्लेम लेते हैं तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपने खर्चा किया है, आपने पॉलिसी कितने की ली है, उसे प्रीमियम कितना दिया है, मूल्य कितना दिया है, इससे गैर जीवन बीमा कंपनी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गैर जीवन बीमा कंपनी एक की जो संविदा है वह संविदा मूल्य पर आधारित संविदा नहीं है। जीवन बीमा कंपनी की जो संविदा है, जीवन बीमा कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो मूल्य पर आधारित संविदा है। जितना आपने प्रीमियम दिया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन गैर जीवन बीमा कंपनी की संविदा क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति पर आधारित है। जितना आपको नुकसान हुआ, आप इलाज में यदि आपका 50,000 रुपये खर्चा हुआ है और आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, आपने मेडिक्लेम पॉलिसी गैर जीवन बीमा कंपनी से लिया है, तो वो 50,000 रुपये ही जो खर्च हुआ है वही पैसा पे करेगी। जबकि जीवन बीमा से यदि आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है जिसमें वो आपके उस बीमारी के लिए 2 लाख का रिस्क कवर, 2 लाख तय किया था, आपने जो प्रीमियम दिया वो 2 लाख रुपए के हिसाब से दिया, भले ही आपका 50,000 रुपये खर्चा हुआ हो, लेकिन जीवन बीमा कंपनी आपको 2 लाख रुपए देगी। क्योंकि जीवन बीमा कंपनी एक मूल्य पर आधारित संविदा है। जितना प्रीमियम आप देते हैं, जितना मूल्य आपने उस बीमा के लिए चुकाया हुआ है, उस मूल्य के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इसे दोहराता हूं। आपको याद रखना है कि जीवन बीमा की जो संविदा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जीवन बीमा में, बीमा कंपनी, बीमा करता और ग्राहक के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जीवन बीमा कंपनी में, ये मूल्य पर आधारित संविदा है। पहले से तय रहता है कि उस घटना के घटित होने पे इतना रुपया दिया जाएगा। वो क्षतिपूर्ति, उस समय कितना नुकसान हो रहा है ये नहीं देखती है। और गैर जीवन बीमा की जो संविदा है वो एक क्षतिपूर्ति पर आधारित संविदा है। उसमें जितना क्षति होगा, जितना खर्चा होगा, जितना नुकसान होगा, बस उसी खर्चे की भरपाई गैर जीवन बीमा कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट करती है, कोई भी उत्पाद करती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न बराबर आता है। तो हम बात कर रहे थे हमारे जीवन से संबंधित जोखिम की, रिस्क की। जोखिम वह संभावना है, किसी तरह की नुकसान की संभावना को हम जोखिम कहते हैं। और बीमा के संदर्भ में यदि जोखिम की बात करें तो आर्थिक नुकसान, फाइनेंशियल लॉस की जो संभावना होती है उसे हम जोखिम कहते हैं। तो हमारे जीवन से संबंधित हमने देखा दो स्थिति में हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ है। यदि मृत्यु होती है, इसे मृत्यता, मॉर्टेलिटी कहते हैं, तो हमारे परिवार को आर्थिक क्षति पहुंचती है। और अगर रुग्णता, बीमारी हमारे परिवार को, हमें खुद को या हमारे किसी डिपेंडेंट्स को किसी तरह की बड़ी बीमारी के शिकार हो जाते हैं तो हमें एक बड़ा खर्चा से गुजरना पड़ता है, तो हमें एक आर्थिक क्षति होती है। तो इस आर्थिक क्षति को भी, ये भी एक संभावना है। रुग्णता भी एक संभावना है, मृत्यता भी एक संभावना है। तो इन संभावनाओं को जीवन बीमा कंपनी कवर करती है। मृत्यता को अवधि बीमा, बंदोबस्ती बीमा के माध्यम से कवर कर सकती है, और रुग्णता को हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से जीवन बीमा कंपनी कवर करती है। और हमारे जीवन से संबंधित एक और जोखिम है, वह है लंबी आयु। आपने देखा होगा, सेवानिवृत्ति के बाद भी एक व्यक्ति रिटायर होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, तो उसे एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि उसकी आय बंद, जब वो सेवानिवृत्त हो गया, अपने पेशे से रिटायर हो गया, तो उसके आय का स्रोत वहां बंद हो जाता है। एक आर्थिक क्षति होती है रिटायरमेंट के टाइम में। अगर उसके बाद उसकी आयु लंबी हो तो उन्हें बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ सकता है। तो इस जोखिम को कवर करने के लिए कि रिटायरमेंट में जो आपको आर्थिक क्षति हो रही है, इस आर्थिक क्षति को भी कवर जीवन बीमा कंपनी के प्रोडक्ट के द्वारा किया जाता है। उस उत्पाद का नाम है, उस प्रोडक्ट का नाम है एन्युटी, जिसे आप पेंशन प्लान कह सकते हैं, लेकिन ये एन्युटी हुआ कि अगर आप एक एन्युटी पॉलिसी लेते हैं तो पूरे जीवन भर आपको एक पेंशन मिलते रहता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में मुख्य रूप से हमने देखा 3 तरह के आर्थिक क्षति की संभावना हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। एक है मृत्यता, मोर्टेलिटी, अगर समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाए तो आर्थिक क्षति परिवार को पहुंचता है। दूसरा रुग्णता, मोर्टेलिटी का कवर आप अवधि बीमा, बंदोबस्ती बीमा, मनी बैक पॉलिसी, इनके द्वारा आप कर सकते हैं। और
दूसरा आपका है रुग्णता, रोग। रुग्णता के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, और लंबी आयु के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर हमारी आयु बहुत लंबी हुई और हमें एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम चाहिए, हमारा इनकम बंद हो जाता है वैसी स्थिति में, लेकिन खर्चा हमारा बंद नहीं होता है हमारे ट्रीटमेंट के लिए, और बुढ़ापे के बहुत खर्चे को उठाने के लिए हमें एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम चाहिए, तो हमें एन्युइटी यानी पेंशन का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो बीमा कंपनी ये भी जोखिम उठाती है कि आप जब तक जीवित रहिएगा, अगर आपने एन्युइटी प्लान लिया हुआ है तो आपको बीमा कंपनी तब तक एक पेंशन प्रोवाइड करती रहेगी, तब तक एन्युइटी प्रोवाइड करती रहेगी। तो ये 3 तरह के जोखिम को जीवन बीमा कंपनी कवर करती है, क्योंकि आप जानते हैं जीवन बीमा कंपनी किसी भी व्यक्ति के जोखिम को कवर करती है। दूसरा, अगर कोई दुर्घटना हो या डिसेबिलिटी हो जाए, ये भी हमारे जीवन से रिलेटेड जोखिम है। डिसेबिलिटी होने के बाद हम अपने जो भी हमारा रोजगार है हम उसको खो बैठते हैं और बड़े ही आर्थिक संकट से गुजरते हैं। तो आप किसी भी पॉलिसी में डिसेबिलिटी राइडर के रूप में ले सकते हैं, और तो ये सारा कवर आपको जीवन बीमा कंपनी में मिलेगा। और गैर जीवन बीमा कंपनी जो जोखिम उठाती है वो आपके संपत्ति के, आपके वाहन के, आपके बिजनेस में अगर कोई आपकी कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इन चीज़ों का यदि आपको मानव जीवन को छोड़ करके यदि आपको कोई किसी संपत्ति का इंश्योरेंस कराना है, बीमा करवाना है, तो गैर जीवन बीमा कंपनी को आप अप्रोच करेंगे। क्योंकि अगर मेरे पास एक घर है जो बहुत महंगा है, उस घर के में आग लग जाए या उस घर में किसी तरह उसे नुकसान हो जाए तो हमें एक आर्थिक क्षति पहुंचती है। मैंने बताया जोखिम का मतलब होता है आर्थिक क्षति की संभावना, और जहां पर भी आर्थिक क्षति की संभावना है वहां पर आप बीमा कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। यदि आर्थिक क्षति आपके जीवन से, एक मानव जीवन से संबंधित हो, तो आप जीवन बीमा कंपनी को अप्रोच करेंगे। यदि आर्थिक क्षति की जो संभावना है वो आपके संपत्ति, वाहन, बिजनेस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप गैर जीवन बीमा कंपनी को अप्रोच करेंगे। तो आप समझ गए, रिस्क का मतलब हुआ नुकसान की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, चांसेस ऑफ लॉस, और स्पेशली फाइनेंशियल लॉस जहां पर होता है वहां पर हम बीमा करते हैं, बीमा कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। बीमा कंपनी फाइनेंशियल लॉस की जहां संभावना हो वहां पर हम बीमा करवा सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा है कि हम भाई अपना जितना पैसा मेरे पास है और लोगों से कर्ज लेके हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और वहां जो हमें लॉस होगा वो बीमा कंपनी हम एक बीमा लेंगे और बीमा कंपनी उस लॉस की भरपाई करेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीमा कंपनी आपके आर्थिक क्षति की जहां संभावना हो वहां पर आप बीमा कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, हमें यहां पे एक बात को ध्यान देना पड़ता है कि जोखिम 2 तरह की होती है, यानी लॉस की जो संभावना है वो 2 तरह की होती है। एक रिस्क वो होता है जो शुद्ध जोखिम है, जहां पे हमें सिर्फ लॉस ही हो सकता है, फायदा होने की कोई संभावना नहीं है, और शेयर मार्केट में जो पैसा मैंने लगाया है वो फायदे के उद्देश्य से लगाया, हो सकता है मुझे वहां पे एक बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़े। तो ऐसा जो लॉस है की संभावना है, ऐसी जो फाइनेंशियल लॉस की संभावना है जहां पर आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, ऐसे जोखिम को हम विशिष्ट जोखिम कहते हैं। और विशिष्ट जोखिम का पॉलिसी नहीं होता है, मतलब ऐसे जोखिम का, ऐसे पोटेंशियल लॉस का पॉलिसी नहीं होता है जहां पर आपको गेन की भी पॉसिबिलिटी हो। जैसे किसी बिजनेस में मैंने पैसा लगाया, हो सकता है उस बिजनेस में मुझे लॉस हो और हम उसका इंश्योरेंस लेने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करते हैं। तो इस बिजनेस में लगाए हुए इन्वेस्टमेंट के लिए हम किसी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक विशेष जोखिम है और बीमा सिर्फ शुद्ध जोखिम का होता है। तो आपको जोखिम में भी आपने देखा जोखिम क्या है, चांसेस ऑफ फाइनेंशियल लॉस जहां पर है उसका बीमा होता है। लेकिन 2 तरह की फाइनेंशियल लॉस होती है, हमें ध्यान में रखना है। एक फाइनेंशियल लॉस वो है जो शुद्ध फाइनेंशियल लॉस है, जहां पे आपको गेन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और एक फाइनेंशियल लॉस की संभावना वह है जहां पर हम गेन के लालच से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हो सकता है हमें एक बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस को फेस करना पड़े। तो इस तरह की जो विशेष जोखिम है जहां पर गेन की भी संभावना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विशेष जोखिम क्या है? विशेष जोखिम में लाभ की भी संभावना है। और शुद्ध जोखिम क्या है? शुद्ध जोखिम वह जोखिम है जहां पर सिर्फ
आपको नुकसान ही हो सकता है, लाभ की कोई संभावना नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उससे नुकसान हो सकता है, लाभ नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी से गुजरना पड़ेगा तो उससे नुकसान ही होगा, लाभ नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, अपने अपने जॉब से रिटायर होता है तो उसे एक आर्थिक क्षति होती है। तो इस तरह का जो शुद्ध जोखिम है, जहां पर गेन की संभावना नहीं है, फाइनेंशियली कोई गेन नहीं हो रहा है, ऐसी ही स्थिति में, ऐसे ही शुद्ध जोखिम का, प्योर रिस्क का ही हम बीमा करवा सकते हैं। और कोई बीमा कंपनी इसी तरह के प्योर रिस्क को ही बीमा करती है। और किसी स्पेक्युलेटिव रिस्क, जिसे विशेष जोखिम कह रहे हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क जहां पर गेन की भी पॉसिबिलिटी है, उस तरह के फाइनेंशियल लॉस की पॉसिबिलिटी जहां गेन भी हो सकता है, यानी कि विशेष जोखिम, स्पेक्युलेटिव रिस्क, ऐसे रिस्क को बीमा कंपनी कवर नहीं करती है। तो मित्रों, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। और आपने देखा, मुझे लगता है कि जोखिम, जो रिस्क शब्द है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और बीमा के संदर्भ में पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक क्षति, तभी हम बीमा को अप्रोच कर सकते हैं, बीमा कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे एक मेरे घर में एक बहुत बूढ़ी 90 साल की मेरी दादी है, उनका अगर डेथ होता है तो हमारे परिवार को कोई आर्थिक क्षति नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए हम अपनी किसी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच नहीं कर सकते। हमें इमोशनल लॉस हुआ, ये भी एक हमें, हमारे परिवार को एक इमोशनल लॉस हुआ, पर कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, तो उनकी हम पॉलिसी इसीलिए अधिक एज में पॉलिसी रेलिवेंट नहीं है मित्रों। और आप उसी तरह के लॉस की ऐसे चांसेस ऑफ लॉस, ऐसे रिस्क जहां पर आपको प्योर रिस्क हो, जहां पर कोई लाभ का गुंजाइश नहीं हो, इस तरह के रिस्क को ही आप बीमा करवा सकते हैं। या कोई बीमा कंपनी शुद्ध जोखिम का ही बीमा करती है, और स्पेक्युलेटिव रिस्क यानी कि विशेष जोखिम का वो बीमा नहीं करती है। शुद्ध जोखिम और विशेष जोखिम पर भी प्रश्न आता है। अब आपने देखा कि जोखिम, हमारे जीवन से संबंधित क्या जोखिम है, ये संभव है, इस बात की संभावना है कि किसी व्यक्ति की अचानक ही कम उम्र में ही दुर्घटना से या बीमारी से मृत्यु हो जाए। एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी है, एक रिस्क है हमारे जीवन का, मृत्यता, मॉर्टैलिटी, जिसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। डेथ के बाद हमारे नॉमिनी को पैसा मिलता है। दूसरा, हमारे जीवन से संबंधित जो है, आपने देखा, रुग्णता, मॉर्बिडिटी, रोग, बीमारी। अगर बीमारी हो, यह भी एक शुद्ध जोखिम है, क्योंकि बीमारी होने से किसी को लाभ नहीं होता है। तो ये भी हम बीमा कंपनी, ये भी एक संभावना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय, किसी भी उम्र में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक चांस है, इसका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्योंकि आर्थिक क्षति पहुंचती है और ये एक शुद्ध जोखिम है। और तीसरा, आपने देखा, रिटायरमेंट, लंबी आयु, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ये भी हम, इसके लिए भी हम बीमा कंपनी को अप्रोच करते हैं, और बीमा कंपनी हमें एन्युटी पॉलिसी देती है, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो एन्युटी हमें मिलता रहता है। तो इस तरह से आपने देखा, हमारे जीवन में मुख्य रूप से ये 3 जो मृत्यु, साथ में आप इस मृत्यु, मॉर्टैलिटी, रुग्णता, मॉर्बिडिटी, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, उसके अलावा आप डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट वगैरह को भी इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जिसके कारण आप को लॉस हो रहा है, ऐसी घटना को, ऐसे कंडीशन को हम आपदा कहते हैं। आपने रिस्क समझा, परीक्षा में प्रश्न आता है, रिस्क क्या है, आपदा क्या है। रिस्क को समझने के बाद अब हमें आपदा समझना है, दैट इज पेरिल। पेरिल क्या है, आपदा क्या है। मित्रों, जिस वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आर्थिक क्षति हो रही है बीमा के फील्ड में, जिस कारण से, वह कारण जो है, वह जो कॉज है, दैट इज पेरिल, दैट इज आपदा। जैसे मृत्यु की संभावना है, मृत्यु के कारण आपको आर्थिक क्षति पहुंच रही है, तो मृत्यु एक आपदा है, पेरिल है। कोई बड़ी बीमारी, किसी को कैंसर होता है, किसी को कोई बड़ी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर होता है, तो ये एक आपदा है, उसके कारण मृत्यु हो सकती है, उसके कारण पैसा, आर्थिक क्षति पहुंच सकती है। कोई डिसेबिलिटी है, कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, उसके कारण उस परिवार को आर्थिक क्षति पहुंचती है, ये भी एक आपदा है। तो मित्रों, ये जो कारण है, जिसके कारण आपको आर्थिक क्षति पहुंचती है, आपने देखा, रिस्क, चांसेस ऑफ लॉस, नुकसान की संभावना को जोखिम कहते हैं।
और जिस कारण से आपको नुकसान हो रहा है उस कारण को आपदा कहते हैं। तो बीमा में आपने जोखिम को समझना बहुत जरूरी है, आपदा को समझना बहुत जरूरी है, किस कारण से वो घटना हुई। जैसे हम अपने एक बहुत बड़ा मेरा एक वेयर हाउस है, गोडाउन है, मैं उसका इंश्योरेंस कराना चाहता हूं। तो वेयर हाउस है, ये हमारी एक संपत्ति है, इसका इंश्योरेंस हम कहां कराएंगे? इसका इंश्योरेंस हम गैर जीवन बीमा कंपनी में, जनरल इंश्योरेंस में कराएंगे। हम जनरल इंश्योरेंस को अप्रोच करते हैं तो वहां के लोग आके उसका वैल्यू देखते हैं कि इसका इंश्योरेंस होना चाहिए या नहीं, या कितने का होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्योंकि हम इंश्योरेंस उसका करवा रहे हैं, क्योंकि ये संभावना है, ये रिस्क है कि उस वेयर हाउस में चोरी हो सकता है, आग लग सकता है, या किसी और घटना के कारण वह जो वेयर हाउस है वह पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और हमें नुकसान पहुंच सकता है मित्रों। तो इस नुकसान की संभावना को ही जोखिम कहते हैं, और जहां पर आर्थिक क्षति की संभावना है वहां पर हम बीमा करवा सकते हैं। आग लगने से किसी को लाभ नहीं होगा, इसलिए शुद्ध जोखिम है। चोरी होता है तो चोरी से किसी को लाभ नहीं, मेरे वेयर हाउस में अगर चोरी होता है उससे किसी तरह का लाभ हमको पहुंचने की संभावना नहीं है। जब भी होगा कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। तो हम इस तरह का ये एक शुद्ध जोखिम हुआ, तो इसका हम बीमा करवा सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जब इसका बीमा करती है तो जो भी नुकसान यदि होता है तो बीमा कंपनी बीमा पैसा देती है। तो ये जो संभावना है आपने देखा, इसको हम जोखिम कहें। और अगर चोरी होता है, चोरी हो जाना या फिर आग लग जाना, ये आपदा हो गया। ये जो घटना जिसके कारण नुकसान हो रहा है, तो मैंने आपको जीवन बीमा के क्षेत्र में भी और गैर जीवन बीमा के क्षेत्र में भी आपदा का समझाया। हो सकता है कि मैंने अपने घर का इंश्योरेंस कराया है गैर जीवन बीमा कंपनी में, और हमारा घर एक नदी के किनारे है और बाढ़ आने के कारण हमारा घर क्षतिग्रस्त होता है और हमें बीमा कंपनी इसके लिए कंपनसेशन देती है, जो भी क्षति हमें पहुंचता है। तो ये जो बाढ़ है, बाढ़ एक आपदा हो गया मित्रों। तो इस आपने समझा आपदा क्या है। जीवन बीमा के क्षेत्र में किसी का मृत्यु होता है, मृत्यु आपदा है, या कोई लंग कैंसर होता है, कोई बड़ी बीमारी होती है, डिसेबिलिटी होती है, एक्सीडेंट होता है, ये जो है ये आपदा हो गया। और इन चीज़ों की जो संभावना है, नुकसान की जो संभावना है, आर्थिक क्षति की जो संभावना है, उसे हम रिस्क कहते हैं। और जिस कारण से हमें आर्थिक क्षति पहुंचता है उसे हम आपदा कहते हैं, पेरिल कहते हैं। मुझे विश्वास है मित्रों आप जरूर इन दो टर्म्स को समझ गए होंगे। रिस्क जोखिम, नुकसान की संभावना, चांसेस ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पेरिल जिसके कारण आपको लॉस हुआ है, लॉस का कारण, कॉज ऑफ लॉस। अब तीसरा टर्म जो है मित्रों वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस में इसे बहुत ध्यान दिया जाता है। जब भी किसी तरह की पॉलिसी को फाइनल किया जाता है, अंडरराइट किया जाता है, तो ये जो तीसरा टर्म है जिसे हम हैजर्ड कहते हैं, खतरा कहते हैं, इसका बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। अब ये खतरा क्या हुआ, हैजर्ड क्या हुआ? हैजर्ड जो आपदा है, जो घटना जिसके कारण आपको लॉस हो रहा है, उस घटना की संभावना को जो बढ़ा दे उसे हम खतरा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मृत्यु क्या है? एक आपदा है, और किसी के साथ भी मृत्यु किसी का मृत्यु कभी भी हो सकता है। तो ये एक चांस ऑफ लॉस है, मृत्यु होने से फाइनेंशियल लॉस होता है, तो ये रिस्क है। तो इसलिए बीमा हम करवाते हैं मृत्यु का। और ये जो मृत्यु है ये एक आपदा हो गया। मान लीजिए किसी को लंग कैंसर के कारण मृत्यु हुआ, तो लंग कैंसर उसके लाइफ में एक आपदा हुआ, वह घटना, कॉज ऑफ लॉस इसको कह सकते हैं। मृत्यु क्यों हुआ? लंग कैंसर के कारण हुआ, तो ये एक कॉज ऑफ लॉस को हम आपदा कहते हैं। मृत्यु का जो कारण होता है, लॉस का जो कारण होता है, उसे आपदा कहते हैं। अब ये जो हैजर्ड है, हैजर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये जो आपदा है उसकी संभावना को बढ़ा देता है ये हैजर्ड। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक चेन स्मोकर है, तो बहुत बड़ी संभावना ये रहती है कि उस व्यक्ति को लंग कैंसर हो सकता है। तो वो लंग कैंसर की संभावना को बढ़ाता है चेन स्मोकिंग। तो चेन स्मोकिंग जो है ये एक खतरा है, ये एक हैजर्ड है,
इसे हम जब भी किसी किसी की पॉलिसी करते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान में, उनके हैबिट्स को, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, उनका जो खाने पीने का तरीका, उनका एजुकेशन, उनका जो जीवन शैली है, उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो ये जो है उनके उस आपदा को प्रभावित करती है, उस संभावना को बढ़ा देती है, आप कह सकते हैं रिस्क को बढ़ा देती है, उस आर्थिक क्षति की जो संभावना है उसे बढ़ा देती है। वह जो आपदा है जिसके कारण आर्थिक क्षति होती है उसकी घटित होने की संभावना को बढ़ा देती है। इसीलिए जोखिम को ये खतरा जो होता है, हैजर्ड, ये खतरा को समझना बहुत ज़रूरी है मित्रों। और ये जो इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया, जो भी अंडर राइटिंग होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपने वेयर हाउस गोडाउन का ही इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, तो जनरल इंश्योरेंस वाले आके हमारे उस गोडाउन को देखते हैं कि क्या ये गोडाउन इंश्योरेंस कराने के लायक है, क्या यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी है। मतलब वो देख सकते हैं कि आपके गोडाउन में चोरी कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ कोई वॉचमैन नहीं है, रात में ये यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो कभी भी चोरी हो सकता है। तो ये इंश्योरेंस करना, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हो सकता है, वो इन चीज़ों को देखती है। आपका वायरिंग सही नहीं है, कभी भी आपके ये बैड मेंटेनेंस के कारण कभी भी आपके वेयर हाउस में आग लग सकता है। तो वो ये सारे हैजर्ड्स हो गए कि आपने अपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस कराना है, लेकिन आपके वेयर हाउस में तो कोई वॉचमैन है ही नहीं, तो फिर कभी भी यहाँ पे थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकती है। और आपका जो ये है वायरिंग का जो मेंटेनेंस है, बिजली का जो मेंटेनेंस है, वो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत पुराना है, जर्जर हालत में है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी शॉर्ट सर्किट वगैरह से आपके वेयर हाउस में आग लग सकती है। तो यहाँ पे बहुत अधिक जोखिम है, खतरा बहुत अधिक है, हैजर्डस है। तो ये इन हैजर्ड्स को वो देखती है। और अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो कोई व्यक्ति यदि बहुत अधिक उनके हैबिट्स में बहुत अधिक अल्कोहल, बहुत अधिक स्मोकिंग, टोबैको, या फिर उनकी कोई हॉबी या हैबिट ऐसी है जो बहुत खतरे वाला है, किसी को माउंटेनियरिंग का शौक होता है, किसी को फास्ट ड्राइविंग का या कार रेसिंग का, बाइक रेसिंग का शौक है किसी को, तो इस तरह के अगर आपके ऑक्यूपेशन में या आपके हैबिट में कोई खतरा है, कोई हैजर्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी अवॉइड करती है, या फिर आपको इसके लिए अधिक प्रीमियम देना पड़ेगा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के जो अंडर राइटर होते हैं, बीमा लेखक होते हैं, वो जो आपके प्रस्ताव पत्र को वो पास करते हैं, उन्हें ये देखना होता है कि आप जिनका पॉलिसी हो रहा है उनके ऊपर क्या क्या है, उनका हैजर्ड क्या क्या है। तो ये जो आपने देखा वो आपके ऑक्यूपेशन को देखती है, ऑक्यूपेशन जो है वो सेफ है या नहीं, ऑक्यूपेशन में कोई खतरा तो नहीं है। ऐसा तो कोई व्यक्ति है जो ट्रक ड्राइवर है और पहाड़ी एरिया में हमेशा ट्रक चलाता रहता है, तो उसके लाइफ पे ज़्यादा खतरा है। वो आपके मेडिकल हिस्ट्री को देख सकती है कि पहले आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इन चीज़ों को हमारे मेडिकल हिस्ट्री को देख सकती है, हमारे प्रेजेंट शारीरिक बनावट को देख सकती है, फिजिकल कंडीशन को कि कैसा हाइट, वेट, एज के हिसाब से आपका सही है या नहीं। इन चीज़ों को वो देखती है, क्योंकि वो हैजर्ड को उन्हें देखना होता है, या फिर हमारे हैबिट्स को, हॉबी को, इन चीज़ों की जो चीज़ें हैं, हम यहाँ तक कि हमारे आनुवांशिक जो है वो हमारे परिवार के माता पिता के उम्र को देखती है कि किस उम्र में हमारे परिवार के लोगों का, अगर किसी का मृत्यु हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, तो किस उम्र में हुआ है और किस कारण से हुआ है। अगर कोई कम उम्र में कोई बड़ी बीमारी से बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो रहा है हमारे परिवार में, तो ये एक हैजर्डस है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी आनुवांशिक होती है जो हमें अपने माता पिता से बच्चों में आता है। तो इस तरह की इन चीज़ों को बीमा कंपनी ये सारे इन हैजर्ड्स को इन चीज़ों को बीमा कंपनी देखती है मित्रों। तो मैंने जिस तरह के हैजर्ड की अभी बात की, हैजर्ड को भी मुख्य रूप से 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है फिजिकल हैजर्ड, ऐसा हैजर्ड जो टेंजिबल है। टेंजिबल मतलब जिसे आप समझ सकते, महसूस कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये हैजर्ड है, ये तुम्हारे फादर का, मदर का बहुत कम एज में फलाने बीमारी के कारण डेथ हो गया, तो आनुवांशिक बीमारी बच्चों से, माता पिता से बच्चों में आता है, तो चलो तुम हाई रिस्क, तुम्हारे ऊपर हाई रिस्क है, तुमको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। या कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, ये सारे फिजिकल हैजर्ड में आप इनको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टेंजिबल हैं, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इन हैजर्ड्स को। किसी के ऑक्यूपेशन में खतरा है, किसी के शौक, किसी के हॉबी में खतरा है,
तो इन चीज़ों को आप ये टेंजिबल हैज़र्ड्स हैं, तो ये फिजिकल हैज़र्ड्स हैं जिनको आप समझ सकते हैं। पर एक दूसरा हैज़र्ड होता है जो मॉरल हैज़र्ड है। मॉरल हैज़र्ड वो होता है जो आदमी के डिसऑनेस्टी या फ्रॉडुलेंट, मतलब एक धोखा देने की जो इंटेंशन है, वो एक उस तरह का अगर उसका इंटेंशन है तो ये टेंजिबल नहीं है, ये आप देख नहीं सकते, इसे समझना थोड़ा कठिन होता है। तो इस तरह के हैज़ार्ड को हम मॉरल हैज़ार्ड कहते हैं। अगर आप एडवाइज़र हैं और आप फर्स्ट अंडरराइटर होते हैं, सबसे पहले अंडरराइटर आप है, तो फील्ड अंडरराइटर कह सकते हैं या फर्स्ट अंडरराइटर कह सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका जो ग्राहक है वो ऐसा तो नहीं है कि उसे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है और वो सुसाइड करना चाहता है, तो एक पॉलिसी लेकर ताकि उसके परिवार को उसके मृत्यु के बाद बहुत बड़ी रकम मिले, इसलिए वो बीमा करवाना चाह रहा है। तो इन चीज़ों को, तो ये सारे जो इंटेंशन से रिलेटेड, डिसऑनेस्टी से रिलेटेड, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से रिलेटेड जो जोखिम है, जो हैज़ार्ड हैं, उन्हें हम मॉरल हैज़ार्ड कहते हैं मित्रों। तो ये एक फिजिकल हैज़ार्ड जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी को कोई बीमारी है, किसी के हैबिट में, किसी के हॉबी में, किसी के ऑक्यूपेशन में, इन चीज़ों में, आनुवांशिक या कोई मेडिकल हिस्ट्री में या फिजिकल बनावट में, तो ये सारे हैज़ार्ड फिजिकल हैज़ार्ड हो गए। लेकिन जो इंटेंशन से रिलेटेड हैं, जो बाहर से हम महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कोशिश इंक्वायरी करनी पड़ सकती है। ऐसे हज़ार्ड को हम मॉरल हज़ार्ड कहते हैं। और एक तीसरा जो हज़ार्ड है मित्रों, वो मोराल हज़ार्ड है, MORALE। मॉरल हज़ार्ड और मोराल हज़ार्ड में सिर्फ ई का डिफरेंस है। मॉरल हज़ार्ड में लास्ट में ई रहेगा। मॉरल हज़ार्ड ये हो गया मित्रों, ये मॉरल हज़ार्ड के जैसा गंभीर बात नहीं है, लेकिन मॉरल हज़ार्ड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केयरलेस होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं, उदासीन होते हैं अपने जीवन के, केयरलेस टाइप के होते हैं। उन्हें, जैसे हमारी गाड़ी है, मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है, तो हम गाड़ी को कभी लॉक ही नहीं करते। कहीं पे गाड़ी पार्क कर दिया, बिना लॉक किए हुए चले गए, 3-4 घंटे के बाद फिर वापस आ रहे हैं। तो इस तरह का अगर मेरा एटीट्यूड है और आप अभी करते हैं, तो आप हमारे इस तरह के एटीट्यूड को अगर बीमा कंपनी में आप हमारे तरह, अगर इस तरह के केयरलेस व्यक्ति का, जो कि उदासीन रवैया रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं चीज़ों का, उनकी प्रॉपर्टी की अगर आप पॉलिसी करते हैं, तो बीमा कंपनी को नुकसान हो सकता है मित्रों। तो ये मॉरल हज़ार्ड जो है, ये मोरल हज़ार्ड जो है, लास्ट में ई रहेगा तो मोरल हज़ार्ड हो गया। मोरल हज़ार्ड जो है, मॉरल हज़ार्ड के जैसा गंभीर तो नहीं है, लेकिन इसे भी हमें देखना पड़ता है। अगर कोई केयरलेस है, कोई उदासीन रवैया रखता है, अपने रिस्क को प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करता है, जोखिम की रोकथाम की कोशिश नहीं करता है, केयरलेस रहता है अपने चीज़ों के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, तो ऐसे व्यक्ति को में मोरल हज़ार्ड होता है मित्रों। तो हज़ार्ड को हम तीन क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजिकल हज़ार्ड, टेंजिबल, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान होता है। आसानी से ग्राहक से भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। वो सारे प्रस्ताव पत्र में वो सारे प्रश्न रहते हैं, जो एक अभिकर्ता की मदद से ग्राहक उत्तर देता है उन प्रश्नों का। तो ये जो फिजिकल हज़ार्ड है, ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन मॉरल हज़ार्ड जो है, मॉरल हैज़र्ड को समझना थोड़ा कठिन होता है। मॉरल हैज़र्ड में आप अगर इंटेंशन, धोखाधड़ी, डिसऑनेस्टी, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, तो इसे हम मॉरल हज़ार्ड कहेंगे। और मॉरल हैज़ार्ड की कैटेगरी में आप समझ गए क्या है। तीसरा है मोरल हज़ार्ड, केयरलेस एटीट्यूड जो होता है, वो मोरल हज़ार्ड में आता है मित्रों। तो इन हैज़ार्ड के आधार पे हम अपने कस्टमर्स को क्लासीफाई करते हैं, या कोई बीमा कंपनी के जो अंडरराइटर होते हैं, इन हैज़ार्ड्स के बेसिस पे अपने कस्टमर को क्लासीफाई करती है। जिनके ऊपर ज़्यादा हैज़र्ड रहता है, फिजिकल हैज़र्ड या मॉरल हैज़र्ड ज़्यादा रहता है, उसे वो एक सब स्टैंडर्ड ग्रुप में रखती है। उन्हें प्रीमियम अधिक देना पड़ता है अगर उनका स्वास्थ्य खराब है, या फिर उनका जो शारीरिक बनावट है, उसके हाइट और वेट में बहुत कम हाइट है या वेट बहुत अधिक है, इस तरह की कोई शारीरिक बनावट में समस्या है, या फिर उन्हें कोई मेडिकल हिस्ट्री उनका ख़राब है, कभी बीमार रहे हो, हॉस्पिटलाइज रहे हो, कोई दुर्घटना बड़ी उनके साथ हुई है, तो इस तरह का
अगर उनके ऑक्यूपेशन में कोई खतरा हो, उनके हॉबी में, उनके हैबिट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह के लोगों को हम सब स्टैंडर्ड ग्रुप में अमानक ग्रुप में रखेंगे और अमानक ग्रुप में प्रीमियम उन्हें थोड़ा अधिक पे करना पड़ेगा। और जो एक नॉर्मल टाइप के व्यक्ति हैं, चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल आम आदमी की तरह है, उन्हें हम स्टैंडर्ड ग्रुप या फिर सामान्य जोखिम के ग्रुप में रखेंगे। उन्हें एक साधारण जो प्रीमियम है, सामान्य प्रीमियम है, वही लगेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वरीयता प्राप्त ग्रुप में आप उन्हें रख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पिताजी 95 के हैं, माँ 90 की है, आज तक उनके परिवार में किसी का डेथ नहीं हुआ है, वो खुद भी एक बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है, उनकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी है और वो बहुत अपने जीवन में कभी भी उन्हें हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, या फिर वो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही सेफ है, वो वर्क फ्रॉम होम, वो आईटी प्रोफेशनल है और घर में बैठे हुए अपना सारा बिजनेस करते हैं, तो उनके लाइफ पे बहुत कम खतरा है। योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इस तरह के लोग के लाइफ पे बहुत कम खतरा है। तो ऐसे लोगों को आप अंडरराइटर जो हैं, और ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट अंडरराइटर, फील्ड अंडरराइटर आप हैं, अभिकर्ता है। तो ऐसे लोगों को, जो आप बहुत ही डिसिप्लिन टाइप के लोग हैं, उन्हें आप वरीयता प्राप्त ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अंडरराइटर होते हैं, इनका काम होता है जोखिम का सिलेक्शन करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई बड़ी बीमारी है, उसके जोखिम को डिक्लाइन भी किया जा सकता है कि नहीं, आपका बीमा नहीं हो सकता क्योंकि आपके लाइफ पे बहुत अधिक रिस्क है। तो ये जो अंडरराइटर होते हैं, इनका काम होता है रिस्क सिलेक्शन, और उसे किस ग्रुप में रखा जाए। अगर वो सामान्य टाइप के लोग हैं तो स्टैंडर्ड ग्रुप यानी कि सामान्य ग्रुप में रखा जाएगा। यदि वो सामान्य से थोड़ा नीचे हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें अपने खाने पीने और उसका कोई नॉलेज नहीं है, किस तरह के अच्छा खाना करके, अच्छा डाइट से, अच्छे लाइफ स्टाइल से हम अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं, एजुकेटेड नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम नीचे सब स्टैंडर्ड में रख सकते हैं। तो प्रीमियम थोड़ा उन्हें अधिक पे करना पड़ता है। और जो वरीयता प्राप्त जीवन है, मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो बहुत ही हेल्दी हैं, उन्हें हम वरीयता प्राप्त कैटेगरी में रखेंगे। इस तरह से हम उन्हें ये जो अंडरराइटर हैं वो क्लासिफाई करते हैं। तो अंडरराइटर का काम है आपको जो जोखिम, खतरा, जो हैज़र्ड है, हैज़र्ड को देखना होता है, फिजिकल हैज़र्ड, मॉरल हैज़र्ड एंड मोरल हैज़र्ड को देखना होता है मित्रों। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ढेर सारी शुभकामनाएं।